दुशासन को कौन सी जानकारी चाहिए जो इस वक्त दुशासन के पास नहीं है? पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता हर हाल में इस बार पश्चिम बंगाल पर कब्जा चाहती है? और चुनाव आते ही दुर्योधन और दुशासन पश्चिम बंगाल में नजर क्यों आने लगते हैं? ममता बनर्जी ने आज इसको डिकोड नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर कह दिया कि दरअसल शकुनी के चेले दुशासन पश्चिम बंगाल आ चुके हैं। वह कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और चुनाव आते ही आपको दुर्योधन भी नजर आएंगे। दुर्योधन और दुशासन का जिक्र ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर किया, लेकिन बड़ी बात तो यह भी है कि हफ्ते भर पहले सरसंघचालक मोहन भागवत भी बंगाल में थे और जब वो बोल रहे थे तो राजनीतिक तौर पर खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये बोलने में कोई कोताही नहीं बरती कि अगर पूरा हिंदू समाज एक हो जाए तो पश्चिम बंगाल की सत्ता पलट सकती है। उसके आगे की लकीर आज ममता बनर्जी ने यह कहकर खींच दी कि दरअसल जो जानकारी चाहिए वो जानकारी अपने तौर पर दुशासन को नहीं मिलेगी। यह जानकारी क्या वाकई वोट बैंक को लेकर है? एसआईआर जो हो रहा है उसको लेकर है? क्योंकि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में वोटरों का हेरफेर हो रहा है, यह खुला आरोप ममता बनर्जी लगाने से चूकती नहीं है। और यह भी सच है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारी आखिरी दी है उसमें लगभग 58 लाख वोटरों का नाम कट चुका है और उस कटे हुए नामों को लेकर ममता बनर्जी पिछले चुनाव के साथ उस आंकड़े को जोड़ रही है जहां पर पिछली बार बीजेपी की तुलना में टीएमसी यानी ममता बनर्जी को 60 लाख वोट ज्यादा मिले थे। यानी आंकड़े बिल्कुल उस लिहाज से फिट बैठते हैं, लेकिन सवाल आंकड़ों का है तो फिर सवाल उस जानकारी का क्या है जिस जानकारी के जरिए दुशासन के जिक्र ममता बनर्जी खुलकर अब करने लगी है। दो बातें यहां पर साफ हो जानी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल इस वक्त बीजेपी की जरूरत इसलिए बड़ी है क्योंकि जिस रास्ते इस देश के भीतर में आर्थिक सुधार का जिक्र करते हुए मोदी सरकार बढ़ रही है, उसमें पूर्वी राज्यों का दरवाजा या कहें पूर्वी एशिया का दरवाजा पश्चिम बंगाल से ही खुलता है और एक लिहाज से ईस्ट साउथ का दरवाजा भी पश्चिम बंगाल से ही खुलता है। पश्चिम बंगाल में कमोवेश दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों की मौजूदगी है। पश्चिम बंगाल में अंबानी और अडानी अपनी अपनी तर्ज पर घुसने का प्रयास लगातार करते रहे और कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन दिल्ली की परेशानी का सबब यह है कि अगर उनकी शर्तों पर कॉरपोरेट ना चले और गैर बीजेपी शासित राज्यों में कॉरपोरेट को अगर लाभ मिले और उस लाभ की हिस्सेदारी में बीजेपी नहीं बल्कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्सेदारी होगी तो फिर वह उस पार्टी को खत्म कर नहीं सकते हैं। घुसपैठ का सवाल और वोट बैंक का सवाल, हिंदू और मुस्लिम का सवाल सही मायने में यह सिर्फ दिखाने के लिए है। असल खेल उस जानकारी का है जिस जानकारी तले भारत के भीतर बैठे हुए टॉप मोस्ट कॉरपोरेट जो इस वक्त दिल्ली की सत्ता के साथ हैं, उनके सामने एक मुश्किल तो है। दिल्ली जिन नीतियों को जिस तरीके से लागू कराना इस देश में चाहती है और जो हिस्सेदारी उसको मिलती है, उससे हटकर वो ममता बनर्जी को कैसे हिस्सेदारी दे सकते हैं? क्योंकि सही मायने में कर्नाटक और बंगाल यही दो जगह है जहां पे बीजेपी को लगता है वो कब्जा कर सकती है। तमिलनाडु तो अभी दूर की गोटी है, लेकिन इन दो राज्यों में जो पैसा है वो पैसा विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काफी है और ममता बनर्जी अगर उस पर बैठी है पश्चिम बंगाल के भीतर तो अब उन्हें खारिज करना होगा। ममता बनर्जी इसीलिए बहुत सलीके के साथ जो निशाना साध रही है वह खुले तौर पर देश के गृह मंत्री पर यह कहकर निशाना साध रही है, राजनीतिक तौर पर आपकी यात्राओं में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का विमान इस्तेमाल होता है। बीएसएफ के विमान से आकर आप राजनीतिक रैली करते हैं और बीएसएफ
पश्चिम बंगाल की सीमा की रक्षा नहीं कर रही है और वो घुसपैठ का जिक्र दिल्ली से हो रहा है। हालांकि आज इसका जवाब और कल भी इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जरूर, लेकिन ममता बनर्जी दरअसल उस करप्शन और उस इकोनॉमी को समझने लगी है कि दरअसल जो वो दुशासन का जिक्र कर रही है उसके पीछे वो भ्रष्टाचार है या फिर लाखों करोड़ों का खेल है। इसीलिए इस अंदाज में आज ममता बनर्जी सामने आई। ভ্রষ্টাচারী হোম মিনিস্টার রিজাইন করো, ইউ মাস্ট রিজাইন। তোমার পদত্যাগ চাই, তা নাহলে ভারতবর্ষের মানুষ তোমাকে পদচ্যুত করবে। আজকে তুমি ক্ষমতায় আছো, এজেন্সি দেখাচ্ছ, যাকে ইচ্ছা অ্যারেস্ট করছো। কই বিজেপির চোর ডাকাতকে তো অ্যারেস্ট করো না। अब इस बात का जिक्र ममता बनर्जी खुलकर करने लगी है कि क्यों गृहमंत्री अमित शाह करप्ट हैं, क्यों गृहमंत्री अमित शाह बंगाल आए हैं, क्यों गृहमंत्री अमित शाह उस बिसात पर चल पड़े हैं जिस बिसात की एक धारा संघ से निकलती है जो हिंदुओं को एकजुट करने का जिक्र कर रहा है। तो ममता बनर्जी भी उसी रास्ते अब हिंदुओं का जिक्र भी खुलकर करने लगी है। लेकिन यह सारी बातें तो हर राज्य के चुनाव में होती है और बीजेपी की अपनी विचारधारा किसी से छुपी नहीं है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या वाकई घुसपैठ का सवाल इतना बड़ा है, और सवाल यह भी है क्या पहली बार गृहमंत्री उस लकीर पर आगे बढ़ चुके हैं जहां पर पैसा मायने नहीं रखता है। कॉरपोरेट की पूंजी तो चुनाव के समय बिछ जाएगी, क्योंकि बंगाल के भीतर जितनी बड़ी तादाद में जो कुछ मौजूद है और जो बड़ी कंपनियां हैं उस पर हमारी टीम ने काम किया और उन्हें बताया कि सवाल सिर्फ चाय, जूट और लेदर जो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसका भर नहीं है। वहां तो कोयला भी है और लाइमस्टोन भी है, यानी नेचुरल रिसोर्स भी भरे पड़े हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एवरेडी का जिक्र कीजिए, एक्साइड का जिक्र कीजिए, जीआरएससी का जिक्र कीजिए, सभी तो वहां पर मौजूद है। बीपीओ में भी कई बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आप कॉन्सेंट्रिक्स और आई इंजीनियरिंग का जिक्र कर सकते हैं, और आईटी सेक्टर में तो वो टीसीएस हो, विप्रो हो, आईबीएम हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कॉन्सेंट्रिक्स हो, सब चीजें तो वहां मौजूद है। और फिर जिस बंदरगाहों के बादशाह के तौर पर अडानी की मौजूदगी है, वो बंदरगाह भी तो एक लिहाज से पश्चिम बंगाल के लिए खाद और पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जो शिप बिल्डिंग्स का काम है, जो उससे जुड़ी इंजीनियरिंग का काम है, जो गुजरात में हो गया, जो देश के अलग अलग पोर्ट्स में हो रहा है, वो बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए। और इन सब के बीच रिलायंस भी यानी अंबानीज भी तो रिटेल के सेक्टर में घुस चुके हैं। यानी ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी परिस्थितियां ऐसी है जिस पर दिल्ली का कब्जा नहीं है। यहां तक कि एचपीसीएल हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो यानी आईओसी हो, ये सारी चीजें इसलिए मौजूद है क्योंकि पश्चिम बंगाल ईस्टर्न और साउथर्न ईस्ट एशिया का गेटवे है। और उस आकलन को अगर आप समझना शुरू कर रहे हैं तो फिर जिस बात का जिक्र खुले तौर पर घुसपैठ के जरिए गृहमंत्री कर रहे हैं, तो क्या यह सब कुछ सिर्फ बताने के लिए है? हमें लगता है उस बात पर आए जिसका जिक्र गृहमंत्री वहां पहुंचकर कर रहे हैं। उससे पहले हमारी टीम ने एक काम किया और बताया कि दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह विकसित भारत की बात और कॉरपोरेट नेक्सस की लेकर जिन नीतियों का ऐलान कर रहा है, जिसका जिक्र गाहे बगाहे राहुल गांधी खुले तौर पर करते भी हैं। तो उस कॉरपोरेट की जरूरत भी बंगाल पर वो कब्जा है जो दिल्ली से निर्धारित हो। यह पश्चिम बंगाल की सरकार और दिल्ली के बीच की तनातनी के बीच राज्यपाल की भूमिका, यह सारी चीजें उलझा देती हैं। और इसीलिए हमारी टीम ने बतलाया, एक बात को समझिए कि दो टॉप 10 कंपनियों का अगर आप जिक्र भी करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, तो उन कंपनियों को जो मुनाफा है या बंगाल में जो उनकी मौजूदगी है उसकी हिस्सेदारी दिल्ली तक नहीं जाती है, वो अपने तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में समा जाती है। उसमें आप इमामी लिमिटेड ले लीजिए, बिरला कॉरपोरेशन ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए, और आईटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विप्रो ले लीजिए, कॉन्जिगेंट ले लीजिए, आईबीएम ले लीजिए, जियो, रिलायंस को भी ले आइए, उसकी भी मौजूदगी है। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं।
इंडस्ट्री और एनर्जी के क्षेत्र में कोल इंडिया यानी सीआईएल तो है ही वहां पर। एक्साइड इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड बड़ी तौर पर है, और बैंक और फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई की मौजूदगी है। और दुनिया के भीतर की अलग अलग कंपनियां जो बालमेर लॉरेन एंड कंपनी को लिमिटेड है और सरकार के साथ जो पीएसयू जुड़ी हुई है, इन सब के बीच लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं जिनके पूरे मुनाफे को अगर आप समेटें तो वो पैसा अगर विपक्ष की झोली में जा रहा है तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी कभी भी मात कर नहीं पाएगी। लेकिन यह लड़ाई बीजेपी को नहीं लड़नी है।